हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन देखेंगे OSI मॉडल की फोर्थ लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसकी सर्विसेज क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 7 लेयर्स होती हैं हमारे OSI मॉडल में। सबसे टॉप में होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, फिर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर। उसके बाद 4th नंबर की जो लेयर है OSI मॉडल की वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है। उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और लास्ट होती है हमारी मतलब सबसे डाउन वाली लेयर जो होती है वो हमारी फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको डेटा लिंक लेयर के नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन कर दी है। आज अपन ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी देखने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, क्या काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो OSI मॉडल की सारी लेयर होती हैं उनके पास अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और हर एक लेयर जो है वो अपनी लोअर लेयर और अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेशन लेयर से डेटा को लेती है और नेटवर्क लेयर में डेटा को दे देती है। ठीक है, यानी जो भी डेटा एप्लीकेशन लेयर से आता है वो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, सेशन लेयर में, फिर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो डेटा नेटवर्क लेयर को देती है, फिर नेटवर्क लेयर उसको डेटा लिंक लेयर को देती है और डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को दे देती है। इस तरीके से डेटा हमारा मूव करता है। लेकिन हर एक लेयर की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होती है। वो क्या है वो आज अपन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारे पास एक नेटवर्क है। जैसे आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट में हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नेटवर्क 1 है और ये हमारा नेटवर्क 2 है। ठीक है, नेटवर्क 1 में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी यानी बस टोपोलॉजी से कनेक्ट है। दूसरा नेटवर्क है हमारे पास, इसमें रिंग टोपोलॉजी से हमारे सारे डिवाइस कनेक्ट हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे डिवाइस बहुत डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये टोपोलॉजी और ये नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट नोड की हेल्प से। ये इंटरमीडिएट नोड हमारे कहलाते हैं, जैसे कि आपके राउटर हो गए, गेटवे, ब्रिजेस, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट नोड कहलाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा राउटर 1 है और ये हमारा राउटर 2 है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे A1 डिवाइस को B1 डिवाइस को कोई डेटा सेंड करना है। नेटवर्क N1 में कोई A1 डिवाइस है, उसको नेटवर्क N2 के B1 डिवाइस को डेटा सेंड करना है। तो वो कैसे करेगा, वो डायरेक्टली तो डेटा सेंड नहीं कर देगा, वो डेटा सेंड करेगा एक पर्टिकुलर पाथ को चूज करके। ठीक है, उस पर्टिकुलर पाथ में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएटिंग डिवाइस हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले A1 ने डेटा जो है वो दिया R1 को। ठीक है, R1 के बाद ये डेटा गया R2 में, R2 के बाद ये डेटा जाएगा B1 में। तो इस तरीके से जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, जैसे एक नोड से दूसरे नोड में, तो ये नोड टू नोड डेटा को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डेटा लिंक लेयर की होती है। A1 से जो डेटा पैकेट है वो सक्सेसफुली R1 में पहुंच जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डेटा लिंक लेयर की होगी। फिर R1 से डेटा हमारा R2 में सक्सेसफुली पहुंच जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी DLL लेयर की होती है। R2 से डेटा B1 में पहुंच जाए, यानी एक नोड से डेटा दूसरे नोड में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डेटा लिंक लेयर की होती है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गई। नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट, यानी एक नोड से दूसरे नोड में डेटा को ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की। अब आप कहोगे कि बाकी की लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस डिवाइस से जो हमारा सेंडिंग डिवाइस है और रिसीविंग डिवाइस तक डेटा पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके नेटवर्क लेयर की, यानी सेंडर से रिसीवर में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी है, नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा को सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी होती है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट, यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डेटा को ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की है। इसको हम
एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट भी कहते हैं, या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए। पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की है, इसको हम एंड टू एंड डिलीवरी या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं। अब ये पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी क्या कहलाती है? मान लीजिए आप जिस सिस्टम में बैठे हो उसमें आपने बहुत सारे विंडोज ओपन किए हैं और हर विंडो में एक नई एप्लीकेशन ओपन की है। ठीक है, मान लीजिए हमें A1 से B1 में डेटा सेंड करना है, तो A1 जो है, A1 ने बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल रखी हैं। एक फेसबुक भी वो चला रहा है, फिर यहाँ पे व्हाट्सएप भी वो चला रहा है, ठीक है, जीमेल भी खोल के रखा है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन उसने खोली हैं। अब A1 अगर कोई मेल करना चाहता है हमारे B1 को, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा A1 है, जो भी वो मेल सेंड करे वो हमारे B1 के मेल बॉक्स में आए। अब हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, तो पोर्ट नंबर के लिए हमारे जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं उनके बैकएंड में एक प्रोटोकॉल काम करता है। तो मेल के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है SMTP, इसको हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कोई भी मेल ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम को। ठीक है, तो ये जो SMTP प्रोटोकॉल है उसका हमारे पास एक पोर्ट नंबर होगा। SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25। ठीक है, तो इस पोर्ट नंबर की हेल्प से हमारी मशीन जो है वो एक मेल जनरेट करेगी और वो मेल सेंड करेगी दूसरी मशीन को। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमने मेल सेंड किया है तो वो हमारे रिसीविंग डिवाइस के मेल बॉक्स में ही जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने जीमेल से कोई मेल भेजा है और यहाँ पे फेसबुक पे चला जाए या यहाँ पे हमें व्हाट्सएप में मिले। हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि अगर हमने कोई मेल किया है जीमेल से तो हमारे रिसीविंग डिवाइस के मेल बॉक्स में ही वो ईमेल जाए। तो उसके लिए हमें ये पोर्ट नंबर जो है वो मेंशन करना पड़ता है। वो पोर्ट नंबर हमारे डेटा पैकेट के हेडर में लिखा हुआ होता है। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर की, और ये हम करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की हेल्प से। हर एक एप्लीकेशन का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेल ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास है SMTP प्रोटोकॉल, तो इस SMTP का एक पोर्ट नंबर होगा जो कि हमारे मेल में जो भी हम डेटा सेंड करेंगे उसमें अटैच होगा। तो हमें मालूम होगा कि 25 पोर्ट नंबर से डेटा आया है, मतलब यहाँ पे जो 25 नंबर की एप्लीकेशन खुली हुई है जिसका पोर्ट नंबर 25 है, वहां पे ही इस मेल को हमें सेंड करना है उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो इस तरीके से अगर हमने फेसबुक में कोई डेटा से सेंड किया है तो उसके बिहाइंड जो प्रोटोकॉल काम करेगा उसका जो पोर्ट नंबर होगा उसकी हेल्प से डेटा यहाँ से सेंड होगा A1 से B1 के फेसबुक में। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा सक्सेसफुली सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो होती है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शनैलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की हो गई। सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की हो गई। एक नोड से डेटा दूसरे नोड में सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डेटा लिंक लेयर की हो गई। तो इस तरीके से हर लेयर की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके कारण हम सक्सेसफुली डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सेंड कर पाते हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन था हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब ये कैसे होगा उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है, वो अपन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की है वो है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट, जिसे हम एंड टू एंड डिलीवरी या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस मीन्स एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि जो भी डेटा सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे मान लीजिए A1 को डेटा सेंड करना है B2 को, तो A1 में अगर बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हुई हैं तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डेटा
B2 के उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सेंड करने का काम करेगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा हमारा डायरेक्टली उड़ के तो नहीं पहुंच जाएगा। डेटा कैसे जाएगा? एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन में। तो सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी का काम करेगी हमारी नेटवर्क लेयर। अब डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा तो नहीं चला जाएगा, तो उसके लिए डेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा? A1 से एक इंटरमीडिएट नोड R1 में। तो नोड टू नोड डिलीवरी का काम करेगी डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो नोड टू नोड का काम करती है हमारी डेटा लिंक लेयर। तो इस तरीके से हम डेटा को सक्सेसफुली सेंड करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में। जैसे हमने मान लीजिए कोई फेसबुक मैसेज सेंड किया है, तो फेसबुक मैसेज सेंड करने के लिए फेसबुक का एक कोई प्रोटोकॉल उसके पीछे काम करेगा और उस प्रोटोकॉल का कोई पोर्ट नंबर होगा। उस पोर्ट नंबर की हेल्प से हम डेटा को सेम पोर्ट नंबर वाली एप्लीकेशन में रिसीवर में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन क्या कहलाता है? जब भी हमारा यूजर कोई डेटा सेंड करता है तो सबसे पहले डेटा यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर से। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से डेटा जाता है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को सेंड कर देती है सेशन लेयर में। तो डेटा हमारी सेशन लेयर के पास पहुंच जाता है। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर इस डेटा को आगे दे देती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी डेटा यूनिट हमारी सेशन लेयर से आया है उस डेटा यूनिट को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, यानी पार्ट में डिवाइड कर देती है। इन पार्ट को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब ये पार्ट में क्यों डिवाइड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर इसीलिए डेटा पैकेट को पार्ट्स में डिवाइड करती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई 400 पेज की कोई फाइल है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने 100 पेज की 4 फाइल्स में पूरे डेटा यूनिट को डिवाइड कर दिया। और अगर हम इन चारों सेगमेंट्स को सेंड करेंगे नेटवर्क में और मान लीजिए हमारा कोई एक पैकेट जो है या एक सेगमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो हमारा पूरा डेटा लॉस नहीं होता, कुछ डेटा हमें रिसीवर में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कम लॉस हो डेटा पैकेट का, इसीलिए हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? कंप्लीट डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये सेगमेंट में अगर हम डेटा को सेंड करते हैं और पूरे डेटा पैकेट हमें रिसीवर में रिसीव भी हो जाएंगे, तो हमारा रिसीवर उनको कैसे रीअरेंज करेगा? तो उसके लिए हर सेगमेंट में सीक्वेंस नंबर होता है। हर सेगमेंट के पास 2 चीजें होती हैं, एक तो डेटा यूनिट होती है और दूसरा होता है हेडर। हेडर में हर सेगमेंट के पास पोर्ट नंबर होता है और दूसरा होता है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर और एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये पोर्ट नंबर क्या होते हैं। जैसे हर एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होता है। हर डेटा यूनिट में एक हेडर लगा होता है, इससे हेडर और डेटा यूनिट से मिलकर बना होता है हमारा सेगमेंट। हेडर में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर कि ये डेटा कहाँ किस पोर्ट नंबर से आया है, किस एप्लीकेशन से आया है। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई मेल भेज रहे हैं हम, तो मेल का पोर्ट नंबर होता है 25, क्योंकि मेल भेजने के लिए हमें SMTP प्रोटोकॉल का यूज करना होता है। तो यहाँ पे 25 नंबर पोर्ट नंबर डला होगा और ये इसका सीक्वेंस नंबर कौन सा है? जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट सेगमेंट है तो इसका सीक्वेंस नंबर 1 हो गया, ये सेकेंड सेगमेंट है तो इसका सीक्वेंस नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर डले हो। तो जो भी डेटा सेशन लेयर से आया है उस कंप्लीट डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम होता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का, जिन्हें हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देती हूँ एक डायग्राम की हेल्प से, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा यूनिट हमारी सेशन लेयर से आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसके पास 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP और UDP।
टीसीपी हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी हमारा कहलाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जिनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ट्रांसमिट करती है सोर्स से डेस्टिनेशन में। ठीक है, अब ये टीसीपी और ये यूडीपी क्या है? तो टीसीपी हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी हमारा एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि जब भी हमें कोई रिलायबल डेटा ट्रांसफर करना होता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, ठीक है, जब भी हमें सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है या बहुत ही सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये हमारी एक कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक है। सबसे पहले हमारा सेंडर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर डेटा को सेंड करता है, फिर रिसीवर उसका एक्नॉलेजमेंट करता है। तो इस टाइप से हमारा टीसीपी काम करता है। टीसीपी बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, हाई रिलायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे यूडीपी। यूडीपी हमारे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होते हैं जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मतलब अगर हमें कोई अनरिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करना है या फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करना है तो हम यूडीपी का यूज करते हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, यूडीपी का यूज करती है डेटा को सेंड करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, कोई फेसबुक मैसेज भेजना है या कोई वीडियो ट्रांसमिट करना है, तो इस टाइप के डेटा सेंड करने के लिए हम यूडीपी का यूज करते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है लेकिन लेस रिलायबल होता है। ठीक है, यहाँ पे रिलायबिलिटी कम होती है यूडीपी के केस में, लेकिन टीसीपी के केस में हाई रिलायबिलिटी होती है लेकिन स्पीड कम होती है डेटा ट्रांसमिट करने की। ठीक है, स्पीड स्लो होगी लेकिन हाई रिलायबिलिटी होगी डेटा को सेंड करने की। लेकिन अगर हमें फास्ट स्पीड में लेस रिलायबिलिटी के साथ डेटा सेंड करना है तो हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। तो ये दो प्रोटोकॉल हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करती है डेटा को सेंड करने के लिए। हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे हर सेगमेंट का हेडर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक टीसीपी सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट है हमारे पास उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डेटा और दूसरा होता है आपका ये हेडर। ठीक है, अब हेडर जो है वो बेसिकली 20 से 60 बाइट का होता है हमारे टीसीपी सेगमेंट में, और ये 20 से 60 बाइट का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से हम हेडर को यूज करते हैं और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा हेडर होता है उसमें मैंने आपको बताया कि सोर्स पोर्ट एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस भी होता है। तो ये हमारे 16 बिट के एड्रेस होते हैं जो मेंशन होते हैं हमारे सेगमेंट के हेडर में। उसके बाद सीक्वेंस नंबर होता है हमारे सेगमेंट का, वो 32 बिट का होता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, क्योंकि ये हमारा एक टीसीपी प्रोटोकॉल का सेगमेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि टीसीपी हमारी एक रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए यूज की जाती है। तो जब भी डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है हमारे रिसीवर को, तो वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। तो उस एक्नॉलेजमेंट का नंबर भी 32 बिट का होता है जो यहाँ पे मेंशन होता है आपके टीसीपी के सेगमेंट में। उसके अलावा और भी बहुत सारी हेडर इंफॉर्मेशन होती हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, फ्लो कंट्रोल करने की, कंजेक्शन कंट्रोल करने की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई हैं। जब मैं आपको टीसीपी कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी तो सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के हर सेगमेंट का, और इसके साथ लगा होता है हमारे पास डेटा यूनिट। तो जितना भी बड़ा डेटा है उसके साथ 20 से 60 बाइट का हेडर अटैच होता है हर सेगमेंट में। तो ये हमारा कहलाता है टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हर सेगमेंट में पोर्ट नंबर होता है सोर्स और डेस्टिनेशन का, और सीक्वेंस नंबर होता है सेगमेंट का। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर की फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या कहलाता है?
मान लीजिए हमारे पास दो डिवाइस हैं, ये हमारा सेंडिंग डिवाइस है, ये हमारा रिसीविंग डिवाइस है। सेंडिंग डिवाइस की कैपेबिलिटी हमारी 100 Mbps डेटा सेंड करने की है। रिसीविंग डिवाइस की कैपेबिलिटी केवल 10 Mbps डेटा को प्रोसेस करने की है या रिसीव करने की है। तो क्या होगा, हमारा जो सेंडिंग मशीन है वो हाई स्पीड से डेटा हमारे रिसीविंग डिवाइस को सेंड करेगा। लेकिन अगर हमारे रिसीवर के पास इतना बफर नहीं है, इतना स्टोरेज नहीं है, तो हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो उस डेटा लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रिसीवर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से एक मैसेज भेजता है अपने सेंडर को कि आप अपना डेटा रेट रिड्यूस करिए। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल हमें बताता है द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, कि हमारे सेंडर को कितने अमाउंट का डेटा सेंड करना है जिससे रिसीवर उतना डेटा सक्सेसफुली रिसीव कर ले। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लो कंट्रोल की, जो डेटा लिंक लेयर में भी होती है और नेटवर्क लेयर में भी होती है। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड में जब हम डेटा सेंड करते हैं तो नोड टू नोड सक्सेसफुली डेटा सेंड हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी DLL लेयर की होती है। वहां पे फ्लो कंट्रोल DLL लेयर करती है। अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा सेंड कर रहे हैं तो सोर्स से डेस्टिनेशन में फ्लो कंट्रोल का काम हमारी नेटवर्क लेयर करती है। लेकिन जब सोर्स के एक पोर्ट से या एक एप्लीकेशन से डेटा हम डेस्टिनेशन के एक पोर्ट में डेटा सेंड कर रहे हैं तो वहां पे फ्लो कंट्रोल का काम आपकी कौन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। तो फ्लो कंट्रोल हमें बताता है कि कितना डेटा हमें सेंड करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना डेटा हमें सेंड करना है, उसका क्या मीनिंग है, फ्लो कंट्रोल कैसे काम करता है। अब फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्ट रिपीट ARQ। अब ये सारे प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं वो मैं अपने जब इन प्रोटोकॉल्स पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल भी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ये हमारी नेटवर्क लेयर में भी होता है और हमारी डेटा लिंक लेयर में भी। अगेन जो डेटा लिंक लेयर है वो एरर कंट्रोल करती है जब भी डेटा नोड से नोड में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नोड टू नोड डेटा ट्रांसमिशन के लिए एरर कंट्रोल करने का काम डेटा लिंक लेयर करेगी। सोर्स टू डेस्टिनेशन में एरर कंट्रोल करने का काम नेटवर्क लेयर करेगी। पोर्ट टू पोर्ट एरर कंट्रोल करने का काम आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर लेवल में हमें एरर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। जब हम नोड टू नोड सेंड कर रहे हैं तो भी एरर कंट्रोल DLL लेयर कर रही है। फिर हर नोड को क्रॉस करते हुए डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, वहां पे भी एरर कंट्रोल नेटवर्क लेयर कर रही है। और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जब डेटा जा रहा है वहां पे एरर कंट्रोल का काम ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है। अब जो एरर कंट्रोल है उसमें दो चीजें होती हैं, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। ठीक है, पहले एरर को डिटेक्ट करना और फिर एरर को करेक्ट करना। ठीक है, तो ये किया जाता है, बहुत सारी मेथड्स होती हैं इसके लिए। पहली मेथड है जैसे CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, CRC बेसिकली यूज की जाती है DLL लेयर के द्वारा। ठीक है, जब हमारी डेटा लिंक लेयर जो है वो एरर कंट्रोल करती है, वो किसके थ्रू करती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के थ्रू। लेकिन हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और नेटवर्क लेयर है वो एरर कंट्रोल करती हैं चेकसम के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी कुछ मेथड्स होती हैं एरर कंट्रोल करने की। पैरिटी, हैमिंग कोड, चेकसम, CRC, हर लेवल पे हम अलग अलग मेथड का यूज करके एरर कंट्रोल करते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई बिट सेंड किया 01 01 01 01, ये हमारा सेंडर है। ठीक है, इसने कोई डेटा सेंड किया, रिसीवर को डेटा रिसीव हो रहा है 000101001। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा रिसीवर क्या करेगा, जो भी डेटा पैकेट उसको रिसीव हुआ है उसमें एरर को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, एरर को डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें इस टाइप के मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी मेथड मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरी इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को समझने के लिए। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की जो कहलाती है कंजेक्शन कंट्रोल। कंजेक्शन कंट्रोल मतलब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइस एक टोपोलॉजी की हेल्प से कनेक्ट हैं आपस में।
ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली बस टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसके हमारे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में बस टोपोलॉजी की हेल्प से कनेक्ट है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास एक मेन केबल होता है जिसे हम यहाँ पे बैकबोन केबल कहते हैं। ठीक है, ये जो बैकबोन केबल होता है उससे सारे डिवाइस हमारे अटैच होते हैं ड्रॉप लाइन की हेल्प से, तो ये कहलाती है ड्रॉप लाइन। ठीक है, इनको हम ड्रॉप लाइन कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे सारे डेटा को साइमल्टेनियसली डेटा सेंड करना है, तो क्या करेंगे, A1 भी डेटा सेंड कर देगा, A2 भी डेटा सेंड कर देगा, A3 भी सेम टाइम में अगर डेटा सेंड कर देगा, तो इतने सारे डेटा पैकेट यहाँ एक ही सिंगल लाइन में ट्रेवल होंगे और कोलाइड कर जाएंगे, जिसके कारण डेटा जो है हमारा वो करप्ट हो जाएगा। के लिए इसको हम कहते हैं कोलिजन। तो इस कोलिजन को रोकने के लिए हम कंजक्शन कंट्रोल मेथड्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस भी डिवाइस को डेटा सेंड करना है वो सबसे पहले इस लिंक को कैप्चर करता है और सबसे पहले वो डेटा को सेंड करता है। जब रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर लेता है तो हमारा सेंडिंग डिवाइस उस लिंक को रिलीज कर देता है। इस तरीके से कंजक्शन कंट्रोल किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ट्रांसपोर्ट लेयर की। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।